बात मनवा कर छोड़ने के बाद वो कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अब तुम जल्दी से घर जाओ और तैयार हो जाओ। और मैंने सर हिलाया और फौरन घर की तरफ चल पड़ा। कराची की मसरूफ सड़कों से गुजरते हुए जब मैं घर पहुंचा तो शाम के हल्के अंधेरे ने आसमान को अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया था। घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने अपना हैंड बैग एक तरफ रख दिया। थकावट उतारने के लिए एक मुख्तसर सा गुस्ल किया। ताज़ा पानी ने जिस्म और जान को नई ताजगी बख्शी। फिर साफ सुथरे कपड़े तब्दील करके मैं तैयार हो गया। दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी क्योंकि आज एहसन के घर जाना था। एहसन के घर की तरफ जाते हुए रास्ते भर यादों के टुकड़े ज़हन में घूम रहे थे। वहां पहुंचकर माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। दोस्तों की महफिल, हल्की हल्की गुफ्तगू और ख़ानदानी माहौल की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। मुख्तसरा ये कि अगली दावत तक हम नाजिया की फ्रेंड के घर ठहरे रहे। वहां का माहौल बहुत आरामदेह और खुशगवार था। सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर बैठते, बातें करते और वक्त गुजारते। दिन गुजरते गए और महफिल की रौनक बरकरार रही। अगली दावत पर मैं तैयार ना हो सका। मेरे पास अपना अहम काम बाकी था जिसे मुकम्मल किए बगैर मैं बाहर नहीं निकलना चाहता था। इसलिए मैंने नाजिया और एहसन से माजरत करते हुए कहा कि इस मर्तबा मैं उनके साथ नहीं जा सकता। दोनों ने मेरी बात गौर से सुनी। नाजिया ने कुछ लम्हे सोचा, फिर एहसन की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे से खामोशी से नजरें मिलाईं और आखिरकार मेरी बात मान ली। उनकी आंखों में हल्की सी मायूसी जरूर थी, मगर वो मेरे काम का एहतराम करते हुए कोई इसरार न किया। मैं नाजिया की दोस्त के घर से बाहर निकल आया। नाजिया और एहसन भी मेरे साथ ही निकले। बाहर शाम का हल्का सा अंधेरा फैल चुका था। हवा में एक ताजगी थी जो दिन भर की थकावट को कुछ हद तक कम कर रही थी। हम तीनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए घर की तरफ बढ़े। रास्ते में कुछ देर खामोशी रही, फिर नाजिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात शुरू की। एहसन भी कभी कभार कोई जुमला जोड़ देता। इस तरह वो मुख्तसर सा वक्त भी खुशगवार गुजरा। दिल में एक इत्मीनान था कि दोस्त मेरी बात समझ गए थे और मुझे अपने काम पर तवज्जो देने का मौका दे रहे थे। नाजिया और एहसन भी अपनी अगली दावत पर निकल गए। मैंने उन्हें अलविदा कहा और जैसे ही आगे बढ़ा तभी नाजिया की दोस्त ईमान ने मुझे पुकार लिया। ईमान दरअसल मेरी चचाजाद बहन थी, मेरे चचा की बेटी। जी हाँ, दुनिया कभी कभी ऐसे अजीब इत्तेफाक भी कर देती है। वो आवाज़ सुनकर मैं रुक गया। ईमान मेरे करीब आई और मुस्कुराते हुए बोली, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर और ठहर जाओ। इस वक्त चचा और चची भी घर पर मौजूद थे। घर का माहौल पुरसुकून और ख़ानदानी था। ईमान ने मुझे अंदर आने की दावत दी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठना कोई हर्ज की बात नहीं, इसलिए वापस लौट आया। अंदर बैठकर हम सब ने कुछ देर बातचीत की। ईमान ने चाय का पूछा, फिर कुछ हल्की फुल्की बातें हुई। चचा ने अपनी मामूल की शफकत से मेरी खैरियत पूछी और काम के बारे में बात की। वहां का माहौल बहुत आरामदेह था। खानदानी मोहब्बत और पुराने ताल्लुकात की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। मैंने सोचा कि कभी कभी ऐसे लम्हात भी जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। चची नाजिया और एहसन के साथ ही किसी काम के सिलसिले में साजिद साहिब के घर चली गई थी, इसलिए घर में सिर्फ ईमान और मैं ही रह गए थे। शायद इसी वजह से ईमान को मुझे रोकने का अच्छा बहाना मिल गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब जब चची भी नहीं हैं तो तुम्हें जाने की क्या जल्दी है? थोड़ी देर और बैठो, बातचीत करते हैं। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर सर हिलाया और बैठ गया। ईमान ने फौरन चाय बनाने का बंदोबस्त किया। गर्म चाय के कप हाथ में थामकर हम दोनों ने पुरानी यादों की बातचीत शुरू कर दी। खानदानी रिश्तों की बात हुई, बचपन की शरारतें याद आईं और कुछ मुस्तकबिल के ख्वाब भी बांटे। घर का माहौल इंतहाई पुरसुकून था। बाहर शाम की हल्की हवा चल रही थी जो खिड़की से अंदर आकर कमरे की फिजा को मजीद खुशगवार बना रही थी। ईमान की गुफ्तगू में एक खास तरह की नरमी और खुलूस था जो दिल को छू जाता था। इस तरह वो वक्त बहुत आराम से गुजर रहा था। कभी कभी ऐसे सादा लम्हात ही जिंदगी के सबसे कीमती होते हैं। मैं खामोश रहा और अपने रास्ते की तरफ बढ़ने लगा, मगर जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया ईमान मेरे सामने आ खड़ी हुई। वो मुस्कुराते हुए बोली, कैसे हो? मैंने एक लम्हे को कुछ न कहा। बाइक पर बैठकर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ईमान की मौजूदगी ने मुझे रुकावट महसूस हुई। मैंने बाइक को आहिस्ता से पीछे की तरफ किया ताकि रास्ता साफ हो जाए। इसी लम्हे ईमान ने आगे बढ़कर मेरी बाइक के करीब आते हुए कहा,
नाराज हो जनाब। इसकी आवाज़ में एक हल्की सी शरारत थी, मगर आंखों में खुलूस झलक रहा था। मैंने हल्का सा सांस लिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं तो नाराज क्यों होऊंगा, बस काम का ख्याल था। ईमान ने एक कदम पीछे हिटकर मुझे जगा दी और नर्म लहजे में बोली, इतनी जल्दी मत जाओ, थोड़ी देर और रह जाओ ना। घर के सह में शाम की हल्की धंधिल के फैल रही थी। हवा में फूलों की महक आ रही थी। मैंने बाइक का इंजन बंद कर दिया और उसकी तरफ देखा। इस लम्हे दोनों के दरमियान एक पुराने खानदानी रिश्ते की नरमी महसूस हो रही थी। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और ईमान के घर की तरफ देखने लगा। मेरा एक ही मकसद था कि वो थोड़ा जिच होकर मेरा रास्ता छोड़ दे और मैं आसानी से निकल जाऊं। ईमान ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था। वो कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से पीछे हट गई। मैंने सोचा कि अब रास्ता साफ है। मैंने बाइक स्टार्ट की और आहिस्ता से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही बाइक ने हरकत की, ईमान तेजी से मेरी बाइक के एक तरफ आ खड़ी हुई। इसकी आंखों में एक शरारती चमक थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। वो नर्म आवाज में बोली, अरे भाई, इतनी जल्दी भी किया है? कम अज कम 1 मिनट तो रुक जाओ। मैंने बाइक रोक ली और एक गहरी सांस भरी। शाम का हल्का अंधेरा छा रहा था और हवा में एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी। ईमान की इस शरारत भरी इसरार में खानदानी मोहब्बत का रंग था, जो मुझे हल्का सा मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, ईमान, वाकई काम है, मगर ठीक है, 2 मिनट और रह जाता हूं। वो खुश हो गई और फौरन बोली, चलो अंदर चलते हैं, चाय तो पी के जाओ। इस लम्हे घर का सहन और आसपास का माहौल बिल्कुल पुरसुकून लग रहा था। ईमान ने मुस्कुराते हुए मेरी बाइक के करीब आकर कहा, सैयां जी, अब ले चुल्लू हमें अपने घर। मैंने इसे 2 घंटे से मुसलसल नज़रअंदाज किया हुआ था, मगर जब मेरा मकसद कामयाब होता नजर न आया तो आखिरकार मैंने नर्म मगर वाज़े लहजे में कहा, ईमान, बस करो भी, मुझे वाकई अहम काम है। तुम अंदर चली जाओ और आराम करो। मेरी बात सुनकर ईमान कुछ देर खामोश रही। इसकी आंखों में हल्की सी मायूसी झलक आई, मगर वो कोई झगड़ा न किया। आहिस्ता से पीछे हटी और घर की तरफ चली गई। मैंने एक गहरी सांस ली और बाइक को आगे बढ़ा दिया। शाम का अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था। रास्ते भर मेरे ज़हन में खानदानी रिश्तों की पेचीदगियां घूम रही थीं। कभी कभी कुर्बत अच्छी होती है, मगर जब काम का वक्त हो तो इसे समझना भी ज़रूरी है। घर की तरफ जाते हुए दिल में एक अजीब सा सुकून था कि आखिरकार मैं अपने काम की तरफ तवज्जो दे सकूंगा। ईमान ने करीब आकर नर्म आवाज में कहा, इतना गुस्सा हुआ क्या है? मैंने बाइक को एक तरफ घुमाकर थोड़ा सा दूर ले जाया और इसे बंद कर दिया। फिर उसकी तरफ मोड़कर वाज़े मगर तहम्मुल के साथ कहा, ईमान, तुम समझती क्या हो? मेरे घर वालों के सामने तुम पहले मेरी बहन बनी हुई हो, अब अचानक ये सब किया है। मुझे अपने काम का ख्याल है, बड़ा मेहरबानी मुझे जाने दो। मेरी बात सुनकर ईमान कुछ देर खामोश खड़ी रही। इसके चेहरे पर हल्की सी मायूसी और हैरत के जज्बात आए। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शायद मेरे लहजे को देखकर रुक गई। मैंने आहिस्ता से सांस भरी और जारी रखा, हम खानदान हैं, रिश्ता एहतराम का होना चाहिए। तुम अंदर जाओ और आराम करो, मैं अब जाता हूं। इतना कहकर मैंने बाइक स्टार्ट की और आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकल आया। शाम की ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मगर यह भी वाज़े था कि बाज़ औक़ात हुदूद वाज़े करना ज़रूरी हो जाता है। रहती हो फिर अचानक एक ऐसे दिन जब मेरे घर पर मेरे रिश्ते की बातें चल रही हों, तुम ये सब कहती हो। हुआ क्या है? क्या तुमने मुझे एक खिलौना समझ रखा है? तुम जानती तो हो ना कि तुम्हारे वालिदैन, चचा और चची ने मेरे और मेरे घर वालों की कितनी बेइज्जती की थी। क्या भूल गई हो? नहीं, तुम्हें अच्छी तरह याद होगा। मेरी आवाज में गुस्से के साथ दुख भी झलक रहा था। अल्फाज एक एक करके निकल रहे थे। ईमान मेरे सामने खड़ी खामोशी से सुन रही थी। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर शायद अल्फाज ना मिल रहे थे। मैंने जारी रखा, खानदान में रिश्ते एहतराम और एतमाद पर कायम होते हैं। माजी की तलखियां अब भी ताज़ा हैं। तुम्हें चाहिए कि इन बातों को समझो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो।
इतना कहकर मैंने बाइक को मुकम्मल तौर पर स्टार्ट किया और वहां से निकल आया। रास्ते भर हुआ चेहरे पर लग रही थी मगर दिल में तूफान सा था। पुराने जख्म एक बार फिर ताज़ा हो गए थे। शाम के अंधेरे में घर की तरफ जाते हुए मैं सोच रहा था कि जिंदगी कभी कभी कितने अजीब मोड़ ले लेती है। ईमान ने आंखें झपका कर कहा, फिर से कुछ तो शर्म करो। ओ ना। फिर एक लम्हे बाद उसने आहिस्ता से सर झुकाया और बोली, सॉरी। अब मैं समझ गई, जैसे वालिदैन वैसे ही तुम भी। मेरी बातों ने इसका पारा हाई कर दिया था। वो अपनी बेइज्जती करवाने के बाद खामोशी से बाइक से उतर गई। इसके चेहरे पर दुख और शर्मिंदगी के जज्बात साफ नजर आ रहे थे। वो जाते जाते रुक कर आखिरी बार बोली, जहां तक। इसकी आवाज अधूरी रह गई। वो कुछ और कहना चाहती थी मगर अल्फाज ना निकाल सकी। एक गहरी सांस लेकर वो घर की तरफ चली गई। मैंने भी एक लम्हे को इसकी जाती हुई शक्ल को देखा, फिर बाइक का रुख घुमा लिया और तेजी से वहां से निकल आया। रास्ते भर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पुराने रिश्तों की पेचीदगियां, खानदानी तलखियां और आज का ये मंजर, सब कुछ एक साथ जहन में घूम रहा था। शाम का अंधेरा अब गहरा हो चुका था और सड़क के किनारे की लाइट्स एक एक करके जल रही थीं। ईमान ने आवाज में अज़्म के साथ कहा, सवाल तो मेरे वालिदैन का है, वो जैसे मर्जी हों, लेकिन मैं वैसी नहीं हूं। अब एक बार रिश्ता जोड़ लिया है तो सारी जिंदगी इसे निभाकर भी देखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जब ये बातें कर रही थी तो मैं घंटों से इसे समझाने और जिज करने में मसरूफ था, मगर उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ लम्हों के लिए खामोश रह गया। इसके अल्फाज में एक अजीब सी ढिठाई और जज्बाती शिद्दत थी। मैंने आहिस्ता से कहा, ईमान, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। खानदानी रिश्तों में सिर्फ जज्बात काफी नहीं होते, एहतराम, एतमाद और माजी के जख्म भी अहम होते हैं। वो कुछ ना बोली, सिर्फ सर झुकाकर खड़ी रही। इसके चेहरे पर एक अज़्म था मगर आंखों में आंसुओं की चमक भी झलक रही थी। मैंने बाइक को आगे बढ़ाया और दिल ही दिल में सोचा कि जिंदगी के ये मोड़ कितने पेचीदा हो सकते हैं। कभी कभी एक रिश्ता कितने सारे सवाल खड़े कर देता है। शाम का अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था और रास्ता घर की तरफ जा रहा था। चंद लम्हों में ईमान की बातों ने मुझे जज्बाती तौर पर घेर लिया था। दिल बेकरार हो रहा था और एक लम्हे को ऐसा लगा कि बस अब सब कुछ छोड़कर अलग हो जाऊं। मगर फिर फौरन अपने वालिदैन का ख्याल आया। उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से, मेहनत और दुआओं से इस मकाम तक पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका देने की हिम्मत मुझ में कहाँ थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। बाइक आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ बढ़ रही थी। रात का अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था। सड़क के किनारे की लाइट्स एक एक करके गुजर रही थीं, मगर मेरे ज़हन में तूफान बरपा था। वालिदैन की मेहनत, उनकी उम्मीदों और खानदानी इज्जत का बोझ मेरे सर पर था। मैं सोच रहा था कि एक गलत फैसला कितने सारे रिश्तों को मुतासिर कर सकता है। दिल में दर्द था मगर अज़्म भी कि अब मुझे अपने रास्ते पर चलना होगा। घर पहुंचकर मैंने बाइक खड़ी की और कुछ देर बाहर ही खड़ा रहा। हवा में ठंडक थी मगर अंदर से एक भारीपन था।